नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम्स में डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज हम चर्चा करेंगे एयरलाइंस का संचालन कैसे होता है, कैसे चलते हैं एयरलाइंस, उसकी क्या है कार्यप्रणाली और उसकी क्या व्यवस्था है। दोस्तों, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि भारतीय एयरलाइंस में इंडिगो के लेकर बहुत बड़ी समस्या आई है और यह बात सामने आई है कि अगर हमारे देश में बहुत से एयरलाइंस रहते, कंपटीशन रहता, तो हमारे देश में ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। तो क्या एयरलाइंस चलाना बहुत मुश्किल काम है, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसकी व्यवस्था है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री M.K. पांडे जी, जो एयरलाइंस के बारे में अच्छा अध्ययन करते रहते हैं, अनुभवी भी हैं। तो इनसे हम आज बात करेंगे कि हमारे देश में एयरलाइंस या किसी भी देश में एयरलाइंस कैसे चलते हैं और उसकी क्या कार्यप्रणाली है और उसकी क्या व्यवस्था है। तो पांडे जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो पांडे जी, हम लोग ने आज जो विषय चुना है वो एयरलाइंस को लेकर कि किसी भी देश में एयरलाइंस कैसे चलते हैं, उसकी क्या कार्यप्रणाली है, क्या व्यवस्था है। तो इसमें कौन कौन से लोग या संस्था जुड़ी रहती है। धन्यवाद पाठक जी, हम आपको एक मामले में बहुत आपकी तारीफ करते हैं कि आप ऐसे ऐसे मुद्दे चुनते हैं जो बिल्कुल समसामयिक होते हैं जी। और आमतौर पर ये हर लोगों की जानकारी के लिए उपयुक्त होता है जी। अभी कम से कम जब से अभी जो अराजकता की स्थिति पैदा करके रखी है इंडिगो ने जी, इंडिगो। और इससे काफी मतलब देश की बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित हुई है जी। तो ये वाकई लोगों के मन में प्रश्न आना चाहिए या आ रहा होगा कि क्या जो हम देख रहे हैं सतह पर केवल वही है या इसके पीछे कुछ और भी, पर्दे के पीछे तमाम प्रक्रिया होती है और हम एंड यूजर की तरह जाकर के प्लेन में बैठते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर उतर जाते हैं। एज ए कॉमन यूजर हम लोग इतना ही जानते हैं कि हम लोगों को टिकट खरीदना है, समय से डिपार्चर के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना है, बोर्डिंग पास निकलवाना है, सामान देना है, सिक्योरिटी चेक कराना है, बोर्ड करना है, वहां उतरना है, अपना सामान लेना है और घर जाना है। आमतौर पर हम लोग इतना ही जानते हैं। लेकिन इतनी इस जो प्रक्रिया के पीछे बहुत कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रिया को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसमें विशेषज्ञता तो बहुत दूर की बात है, जो थोड़ी मोड़ी अल्पज्ञता मेरे पास है, जितना मेरे पास इसके बारे में जानकारी है वो मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। देखिए, आमतौर पर ऐसे समझना होगा 2-3 मौलिक बातें। मौलिक बात यह है कि एयरलाइंस का ऑपरेशन एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ये बहुत बड़ा, इसमें पूंजी की जरूरत होती है। नंबर 1। इसके संचालन में, जैसा आपने कहा, संचालन में कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो सबसे पहली बात तो जो गवर्नमेंट है, जो रेगुलेटर है उसको तो उसका रोल है। उसके बाद एक दूसरी पार्टी होगी जो एयरपोर्ट मैनेज करती है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स उनको कह लीजिए। और तीसरी पार्टी कह सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण एयरलाइंस है। चूंकि एयरलाइंस में कुछ विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी होता है, कम से कम एयरक्राफ्ट के इंपोर्ट के लिए, कुछ और के लिए, तो थोड़ी विदेशी संस्थाओं को भी इसमें शामिल कर लेना होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन में अपने देश के रेगुलेटर्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और एयरलाइंस, ये मुख्य रूप से 3 इसमें शामिल हैं। जैसा कि गवर्नमेंट का काम है यदि इस रूप में, रेगुलेटर के रूप में, तो अब हमारे यहाँ DGCA जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है। एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी होती है, BCAS उसको कहते हैं, उनका रोल है। AERA एक होता है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस तरह से जो कुछ मुख्य है उनका हमने नाम बताया। ये नियामक हैं जो भारत सरकार के अंदर है, भारत सरकार द्वारा नामित है या कंट्रोल्ड है, जैसे कह लीजिए। दूसरी बात, जब एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की बात आती है, मतलब जो जहां पर हवाई जहाज उतरते हैं, टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, उनको मैनेज करने वाला, तो एयरपोर्ट ऑपरेटर में आप ये कह सकते हैं कि 2 सेगमेंट हैं। कुछ सरकारी हैं, जैसे इंडिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। ये 2 मुख्य उसके अंदर है। और एयरलाइंस में यदि आप कहेंगे तो तमाम जो भी एयरलाइंस की विजिबल हैं, जैसे अभी इंडिया में तो मुख्यतः इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा, स्पाइस जेट, इस तरह करके हैं। यदि और भी आना चाहे, जैसे जो और भी पीछे हमारे इतिहास में हमारे यहाँ तक किंगफिशर था, जेट था, सहारा था, तमाम तरह के थे। आगे भी हो सकता है कुछ और नया एयरलाइंस आ जाए। तो ये मुख्यतः 3 लोग हैं जो
अपना इस व्यवस्था को संचालित करते हैं और सबके रोल अलग अलग है। अब उसमें हम लोगों को यदि इसको पूरी व्यवस्थित ढंग से समझना होगा तो सबके रोल को समझना होगा। तो जैसे नियामकों का तो काम है रेगुलेट करने का मेरा मतलब है कि उसमें क्या रूल्स होंगे, क्या कंडीशन होंगे, जो उसके क्या नॉर्म्स होंगे, सेफ्टी से लेकर के मैनेजमेंट तक, फाइनेंस, एवरीथिंग, वो उसका दिशा निर्देश जारी करेंगे। मतलब एक तरह से कंट्रोल नियामक है ही, वो अपना एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं, वो तैयार करेंगे कि ये रूल है, इस रूल में आपको काम करना है। तो उनका काम वो अपना रूल फ्रेम करना है, गाइडलाइंस फ्रेम करना है और उसको कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग मॉनिटरिंग भी करना है कि उनके द्वारा दिया गया दिशा निर्देश काम हो रहा है, जो लोग इससे जिन पर वो लागू होता है वो उसको पालन कर रहे हैं, उसका नहीं। तो उनका रोल वहां पर आता है। उनके वाले में केवल रेगुलेटर है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ऐसे डायरेक्ट इस बिजनेस के लिए लगने वाला पैसा नहीं है, उनका दिशा निर्देश तैयार करना है। पैसे वाला रोल जहां से आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी से शुरू होता है और एयरलाइंस का होता है। ये दोनों लोगों का पैसा लगता है और फिर इन्हीं लोगों को पैसा मिलना भी होता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जहां पर अर्थ का प्रवाह है वही चीज समझने का है, क्योंकि समस्या का जनक भी वही है और समस्या का समाधान भी वही है। इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है कि शायद इंडिगो का जो कयोस अभी चल रहा है इसके मूल में भी है तो पैसा, मूल में तो पैसा है। तो हम लोग थोड़ा इसको मतलब समझने के लिए जो पैसे का प्रवाह जहां जहां हो रहा है, कहां से आ रहा है, किस मद में जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपने गोइंग फॉरवर्ड। जी। तो ऐसा कि हम लोग तो जो भी है यात्री टिकट कटाता है जैसा कि आपने बताया और अपने गंतव्य तक पहुंचता है, डेस्टिनेशन तक, तो केवल इतना ही हम लोगों को जानकारी रहती है कैसे क्या क्या ले जाना चाहिए, क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए एयरपोर्ट। लेकिन कभी हम लोगों ने, ज्यादा लोग ये नहीं सोचते हैं कि एयरपोर्ट का संचालन कैसे होता है। तो एयरपोर्ट का संचालन कैसे होता है, क्या सरकारी क्षेत्र में होता है या प्राइवेट क्षेत्र से होता है? अभी तक ट्रेडिशनली शुरुआत तो जो हुई थी सरकारी सेक्टर से हुई थी। उदाहरण के तौर पर अभी इंडिया में लगभग 130 प्लस मतलब 35 के आसपास जो एक्सक्लूसिवली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करते हैं, मतलब सरकारी सेक्टर को मैनेज करते हैं। लेकिन बाद के समय में जैसे जैसे चूंकि इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है और सरकार एक मान्यताओं से चलने लगी है कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, कोई ये गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं, कोई बिजनेस करे, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें आने लगे। भारत में अभी 14-15 ऐसे एयरपोर्ट हैं, बड़े एयरपोर्ट, जिसको कि प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है। तो अब मैनेज करने का मतलब कि सिंस इट्स इंसेप्शन, जैसे एयरपोर्ट बनाना है तो सबसे पहले जरूरी लैंड चाहिए और छोटा मोटा नहीं चाहिए, काफी बड़ा लैंड चाहिए। तो लैंड एक्विजिशन करने में लैंड का अपने संविधान के हिसाब से राज्य सरकार का मामला है। तो राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण में उस कंपनी को मदद करेगी, जो भी कंपनसेशन देना है वो सारा कुछ वो कंपनी करेगी जिसको कि लैंड एक्वायर करना है। तो लैंड एक्विजिशन का एक काम हुआ, पैसे लगेंगे उसमें, स्टेट को भी कुछ देती होगी, जो भी उसका ओनर होगा, मतलब जो लैंड का जो भी ओनर है, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट चाहे मुफ्त में दे दे, चाहे सस्ते दामों पर दे दे, या प्राइवेट का है तो प्राइवेट को कंपनसेशन देना होगा। लैंड एक्वायर हो जाएगा, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल वो दीवारें नहीं और छत नहीं, बहुत सी चीजें जो उसमें शामिल हैं, इक्विपमेंट के साथ साथ मतलब सेफ्टी से लेकर के हर चीज का, फैसिलिटीज का, पैसेंजर फैसिलिटी हो, नेविगेशन कम्युनिकेशन सिस्टम हो, सेफ्टी इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो जैसे जैसे एक एक चीज की जरूरत है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। और साथ ही साथ आज की तारीख में एक बहुत बात हो गई है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा आमतौर पर जब होता क्या है कि जब कोई विकास का कार्य होता है, चाहे वो औद्योगिकरण हो, चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता हो, तो वो डायरेक्ट थ्रेट होता है एनवायरमेंट पर। पेड़ कटते हैं, प्रदूषण होता है, कुछ ये होता है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और एक प्रयास होता है कि जीरो एमिशन, नेट जीरो वाला लेवल पर हो, कि आप पर्यावरण को नुकसान कम से कम नहीं पहुंचा रहे, आपके परफॉर्मेंस की वजह से डेवलपमेंट हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो इस वाले पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ये सारे के सारे ऐसे जो हैं जिसमें कि जो भी डेवलप कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, इसमें पैसा लगेगा, जो कि बहुत बड़ा पैसा लगेगा। तो एक तरह कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो हैं उनका खर्चे का मद ये है, इन सभी मदों में उनको पैसा खर्चा करना है। कहां से खर्चा करेंगे अलग चैप्टर में बात करेंगे, कि कहां से लाएंगे, लोन लेके आएंगे कि क्या करेंगे, लेकिन इन मद में उनका खर्चा होगा। तो जो खर्चा करेगा उसको आमदनी भी चाहिए,
हाँ बिल्कुल। अधिकार उसी पर है। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो हैं, इनके आमदनी के जरिए को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्सा है जो एरोनॉटिकल रेवेन्यू हो और दूसरा नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू हो। एरोनॉटिकल रेवेन्यू जो है वो कंपोनेंट टोटल रेवेन्यू में आधे से कम है और ये रेगुलेटेड है, ये बिल्कुल अपनी मर्जी से नहीं हो सकता है। तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स जो हैं उनका मेजर इनकम जो है नॉन एरोनॉटिकल्स रेवेन्यू से है, जो कि अनरेगुलेटेड है। उसमें क्या कहते हैं? अनरेगुलेटेड वाले में, अनरेगुलेटेड में सबसे पहली बात मान लीजिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें आपने देखी होगी ढेर सारी दुकानें खुल जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। रेंट मिलेगा उनको। एयरपोर्ट के आसपास जो उनका है पार्किंग है, कुछ और ऐसे सेंटर्स डेवलप, आईटी पार्क, कुछ होटल्स, ये सभी जो डेवलप हो जाते हैं, ऑफिस स्पेसेस, तो वो बहुत प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस हो जाते हैं जहां पर कि कोई उतरा मीटिंग की, मतलब कन्वीनियंस लॉजिस्टिक्स के हिसाब से। सिमिलरली कुछ वेयर हाउसेस हो जाते हैं, कार्गो के जो इनकम हो जाते हैं। तो इस तरह के जो है ये अनरेगुलेटेड है, इस पर कोई सरकार या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं कहती है कि आप रेंट कितना लेंगे। ये एयरपोर्ट के, ये एयरपोर्ट ऑपरेटर्स का है। तो उसके आसपास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहा है, जिससे उनको रेंट मिलना है, फूड बेवरेजेस की जो दुकानें हैं या ड्यूटी फ्री की जो दुकानें होती हैं, एयरपोर्ट का पार्किंग का जो फी होता है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट आसपास जो कुछ हो गए वो हो गए, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बहुत बड़ा होता है। एयरपोर्ट पर कोई आप बिल लगाना हो तो कंपनी को बहुत हेवी उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। टर्मिनल के चार्जेज हो गए, वहां पर जो तेल कंपनियां फ्यूल करती हैं वो भी एयरपोर्ट ऑपरेटर को रॉयल्टी पे करती हैं। तो इस तरह से लाउंजेज एंड वीआईपी का है, रेंटल इनकम, तमाम इस तरह के जो हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये अनरेगुलेटेड है, ये टोटली मार्केट ड्रिवन होता है और एयरपोर्ट ऑपरेटर अपने डिमांड सप्लाई के हिसाब से इसका रेंट निर्धारित करते हैं। और ये उनके टोटल रेवेन्यू का अब मान के चलिए कि 60% से ज्यादा ही होता है। अच्छा। चूंकि एरोनॉटिकल रेवेन्यू में जो लैंडिंग चार्जेज हैं, जो प्लेन लैंड करेगा, टेक ऑफ करेगा, वो उनके वो चार्ज मिलते हैं, पैसेंजर सर्विस फी मिलता है, एटीसी चार्जेस लेते हैं, यूजर डेवलपमेंट फी लेते हैं, एरो ब्रिज वगैरह जो लगाते हैं उनके कुछ चार्जेस लेते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस लेते हैं। ये बाय एंड लार्ज रेगुलेटेड है, लेकिन इनका हिस्सा है। और नॉन एरोनॉटिकल्स जो हैं वो हाई प्रॉफिट हैं, अनरेगुलेटेड हैं, तो उनके सोर्स वहां पर है। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि बड़े एयरपोर्ट के आसपास जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए रहते हैं बहुत हाई प्रीमियम के होते हैं। जैसे मान लो कोई 5 स्टार होटल को उन्होंने दिया या कोई ऐसे कम्युनिटी हॉल या ऑफिस स्पेस क्रिएट की, ये उनके इनकम के 2 एवेन्यूज हैं जहां से उनको इनकम मिलना है। तो ये एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए हो गया। अब अभी इसका एक मेन जो प्लेयर है वो है जो हम लोग जिसका यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है, वो है एयरलाइंस। तो एयरलाइंस के संचालन के लिए फिर एक अलग प्रक्रिया है। अच्छा, एयरलाइंस वाले में चलने से पहले हम चाहेंगे कि हम लोग एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स में घाटे का कुछ ऐसा नहीं है। जो इवन जो इंडिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो फाइनेंशियल्स है वो 23-24 में करीब 7,500 करोड़ का उसको प्रॉफिट था। अच्छा, बहुत 7,500 करोड़ का प्रॉफिट था। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं उनमें आपको नाम आप ले सकते हैं, कलकत्ता का, चेन्नई का, कैलिकट का, भुवनेश्वर का, रायपुर का वगैरह वगैरह, ये सब फुल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज, मतलब सरकारी सेक्टर में। और इसकी भी रेवेन्यू 24-25 में करीब 19,225 करोड़ का रेवेन्यू था और 12 करोड़ से थोड़ा कम एक्सपेंडिचर था, तो 7,300 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट था। इसमें कलकत्ता एयरपोर्ट का ही केवल प्रॉफिट 670 करोड़ था, चेन्नई का 282 करोड़ था। बाकी और भी लोग रहेंगे, बहुत से एयरपोर्ट हो सकता है घाटे में भी होंगे। तो एक ये हुआ गवर्नमेंट सेक्टर वाले का। प्राइवेट सेक्टर वाले तो जिस कंपनी जो चला रहा होगा वो अपने बैलेंस शीट में शो करेगा। एक ग्लोबल ट्रेंड भी आजकल देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहे हैं या पीपीपी, पब्लिक मतलब पार्टनरशिप में जाने वाले हैं, जो PPP जिसको हम लोग कहते हैं। अब इसके तक आप देखेंगे कि यूरोप में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर को यदि लंदन को मान लें तो लंदन का तीनों एयरपोर्ट, हीथ्रो, गेटविक और मैनचेस्टर, ये प्राइवेट मैनेज करता है। ऑस्ट्रेलिया के तीनों बड़े, सिडनी, मेलबोर्न और ब्रिस्बेन, तीनों एयरपोर्ट प्राइवेट वाले मैनेज करते हैं। एशिया में सिंगापुर का, जापान का, सियोल का, ये सभी पीपीपी में है। तो एक जनरल ट्रेंड ये है कि अब सरकारी से प्राइवेट की ओर माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है। प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं
उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या और भी उसमें जो होता है इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत पड़ती है वो थोड़ा उससे आसानी से लाते हैं। लैटिन अमेरिका में खास करके ब्राजील और मेक्सिको की यदि बात करें तो वहां पर जो एयरपोर्ट का मैनेजमेंट है उसको बोलते हैं अरेंजमेंट अंडर कंसेशन। मतलब सरकार ने पूरी तरह डेवलप किया, ओनरशिप सरकार का है, लेकिन उसको ऐसा कह सकते हैं बोलचाल के समझने के लिए कि रेंट पर किसी ऑपरेटर को दे दिया। ओनरशिप हमारा है जी जी, लेकिन रेंट पर दे दी। कोई कर रहा है, पैसा हमको जो रेंट एग्रीमेंट होगा वो पे करेंगे। लेकिन स्लोली धीरे धीरे हम लोग उस दिशा में मतलब अक्रॉस द ग्लोब प्राइवेट की ओर जा रहे हैं। यूएसए एक ऐसा देश है जहां पर अभी भी ज्यादातर एयरपोर्ट स्टेट मैनेज्ड हैं, क्योंकि उनके अलग अलग स्टेट्स हैं वो हैं। लेकिन फर्दर जो उसमें अपग्रेडेशन है उसमें फिर पब्लिक मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। ये मतलब सामान्य ट्रेंड की बात हम लोगों ने कही है, और ये सब कुछ केवल इसलिए हो रहा है कि कैपिटल इंटेंसिव है और अपग्रेडेशन में सरकार के पास थोड़ी कोई कहीं ना कहीं रेवेन्यू की लिमिटेशंस होते हैं। अब अगला वाला जो है जो एयरलाइंस वाले हैं, एयरलाइंस को यदि हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो एयरलाइंस को स्टार्ट करने के लिए उसमें भी बहुत पूंजी की जरूरत है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट उसमें है कि आपको इंडिया में एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होना होगा, कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करिए। उसके बाद अच्छा, ये तो हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे जुड़ा हुआ एक और है कि भारत में कितने एयरपोर्ट हैं और कितने का संचालन सरकार करती है और कितने का संचालन प्राइवेट सेक्टर करता है। करीब करीब बताया ना 137 जो है ये 2023 के हिसाब से भारत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, और बाकी का 14-15 ऐसे हैं जो कि प्राइवेट वाले करते हैं, और कुछ पीपीपी पार्ट मतलब वो जो ट्रिपल पी वाला जिसको कहते हैं वो उसमें, यानी कि अभी भी सरकारी क्षेत्र वाले ज्यादा है भाई। 137 है, संख्या बहुत बड़ी है। जैसे मैंने कुछ मुख्य का नाम बताया, कलकत्ता, चेन्नई, कोचीन, भुवनेश्वर, रायपुर, ये सब का ये कुछ महत्वपूर्ण है उसमें। जी जी। तो जैसा आप बता रहे थे कि एक एयरलाइन शुरू करने में कितना खर्च लगेगा, क्या उसकी प्रक्रिया है वो तो सबसे पहले कि कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होना होगा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगी, उनसे सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा। उसकी भी मतलब हमने एक लाइन में कहा, उसकी भी तमाम उसके अंदर भी सब प्रक्रियाएं होंगी जिनको हमको पूरा करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, वो इशू करेंगे। क्योंकि इंडिया में प्लेन बनते नहीं है, प्लेन को लीज पर लेना होगा या इंपोर्ट करना होगा। इसमें डीजीएफटी का भी रोल आएगा, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का नाम आएगा, रोल आएगा, और मतलब डीजीसीए तो अपनी जगह पर है ही, उसका रहेगा। एक सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट कार्ड कहते हैं, इसका कंप्लायंस चाहिए। तो कार कंप्लायंस भले मैं कर रहा हूं, उसके अंदर हो सकता है कि 50 ऐसे पैरामीटर हैं जो कंप्लायंस सिविल एविएशन का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। तो वो हर चीज के लिए एक तरह से आपके मतलब एसओपी होना चाहिए। ये मतलब सेफ्टी कई चीजें को प्रायोरिटी देते हुए ये मोटा मोटी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो गए। दूसरे बात, अब आप देखिए कि जैसे जो एयरलाइंस होते हैं वो उनको हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक हिस्से में कह सकते हैं कि शेड्यूल्ड ऑपरेटर हैं और एक नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर हैं। ये दो सेगमेंट। शेड्यूल्ड ऑपरेटर हम लोग उनको कहेंगे जो कि जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिनको कि फ्लाई करने का कुछ शेड्यूल है। और नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर वैसे हैं जो शेड्यूल कुछ नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी एसओएस में चलाएंगे। तो हम लोगों का ज्यादा कंसर्न शेड्यूल्ड ऑपरेटर के बारे में है। तो शेड्यूल्ड ऑपरेटर यदि आप के रूप में जाना चाह रहे हैं और स्मॉल जेट आपके फ्लीट में होगा अप टू 5 जेट्स, हालांकि एयरलाइंस कंपनी एक सिंगल जेट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन एक जनरल जैसे 5 जेट्स को हो, और स्मॉल और बिगर का मतलब यह है कि वो लोड पर निर्भर करता है। यदि 40,000 किलो से कम है तो छोटे में रहेगा, और उसके ऊपर है तो बिग जेट्स में जाएगा। तो यदि स्मॉल जेट्स के साथ आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आपको 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का पेड अप कैपिटल चाहिए। 20 करोड़ मतलब मिनिमम तो चाहिए, एक भी जेट के साथ यदि करने वाले हैं तो कंपनी का पेड अप कैपिटल 20 करोड़ चाहिए, और यदि 5 तक जा रहे हैं तो 50 करोड़ चाहिए। यदि लार्ज जेट में ये करना चाह रहे हैं तो ये 50 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक का ये पेड अप कैपिटल चाहिए। और यदि चार्टर्ड जैसे उन अनशेड्यूल्ड वाले में जाएंगे तो चार्टर्ड ऑपरेटर की तरह है, चार्टर जो प्राइवेट लोग रखते हैं तो वो 2 करोड़ से लेके 15 करोड़ का पेड अप कैपिटल चाहिए। ये पेड अप कैपिटल की बात हो रही है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो चाहिए ही चाहिए। फिर अब आपके पास ये बात हो गई, सब कुछ मिल गया, ये है। अब असली चीज तो है कि हवाई जहाज को एक्वायर करना है। तो अब हवाई जहाज को एक्वायर करने के लिए 2-3 रास्ते हैं। यदि पैसा हो तो आउटराइट खरीद लीजिए, जो कि यूजुअली बहुत कम होता है। तो एयरपोर्ट मतलब एयरलाइंस के जो ऑपरेशन में मेनली ड्राई लीज, वेट लीज, या जो ओवर मतलब ऑपरेटिंग लीज के तहत ही
एयरप्लेन मतलब जो एयरक्राफ्ट यूज में लाए जाते हैं। वेट लीज भी बहुत रेयर है। ड्राई लीज और वेट लीज का फर्क यही है कि वेट लीज में क्या होता है? और हाँ, दोनों का बेसिक फर्क है कि वेट लीज में आपको बिल्कुल जैसे घर के दरवाजे पर आके टैक्सी खड़ी हो गया, बैठिए और चले जाइए। आपको ये नहीं चिंता करना कि गाड़ी में डीजल है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं, ड्राइवर कहाँ है, सब कुछ एकदम तैयार है, बैठिए वहां उतरिए, उसको पैसे दीजिए, चले जाइए, मतलब रेडी टू यूज। ये बात हो गई। एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि गाड़ी आ गई, आपको खुद से देख लेना है कि हाँ उसमें तेल है कि नहीं, मतलब तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके ऊपर है। तो वेट लीज भी कम प्रचलन में है, ज्यादातर ड्राई लीज और ऑपरेटिंग लीज पर दिए जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जो विमान परचेज करते हैं, बिकॉज बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। तो आपको विमान एक्वायर करना होगा। विमान एक्वायर करने के लिए जो DGFT वगैरह के जो क्लियरेंस है वो आपके पास है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि एयरक्राफ्ट आपके पास हो जाए, चाहे लीज कर लीजिए चाहे परचेज कर लीजिए, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद कंटिन्यूइंग एयर वर्दीनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी बीच में हम लोगों ने सुना था कि एयर इंडिया के कुछ विमान एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट के बगैर ही उड़ रहे थे, जो कि वायलेशन है। तो आपके पास कैमो, इसको हम लोग कहते हैं, कंटिन्यूइंग एयर वर्दीनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका सेटअप होना चाहिए। क्रू हायरिंग हो जानी चाहिए, पायलट होने चाहिए, आपके सब स्टाफ जो क्रू मेंबर होने चाहिए, ग्राउंड स्टाफ की हायरिंग कर लीजिए, एंड ऑपरेशनल कंट्रोल सेटअप कर लीजिए। ये तो छोटी छोटी, अब इसमें भी जो वेरियस सारे स्टेप्स हैं, अब लेंगे तो मेंटेनेंस तो इंजीनियर भी चाहिए, जो मेंटेन करने वाला हो, चाहे आप किसी बाहर से हायर कर लीजिए, एजेंसी जो आपके एयरक्राफ्ट को मैनेज करे, या आप अपना हायर मतलब अपना सेटअप डालिए। तो ये करते हुए उसमें आपका ये हो गया। फिर सेकेंडली आपको उड़ना है फ्लाइट को, तो उसका स्लॉट बुक होना चाहिए, कहां से कहां जाएंगे। तो जिस एयरपोर्ट से आप टेक ऑफ करेंगे, जिस पर आप लैंड करेंगे, दोनों पर आपके पास स्लॉट होना चाहिए। उस रूट का परमिशन होना चाहिए कि कहां से कहां चलाएंगे। उसके बाद फिर ढेर सारे मैनुअल जो CAR के कंप्लायंस के तहत बताया था, जो 50 मैनुअल हैं, वो सारे मैनुअल तैयार हों अकॉर्डिंगली। ट्रेंड स्टाफ तमाम, उसमें ट्रेनिंग भी है, एक्विजिशन का भी है, सेफ्टी का है, हेल्थ का, जो चीजें आप सोच सकते हैं, सारे मैनुअल उसमें उपलब्ध होने चाहिए। उसका कंप्लायंस होते रहना चाहिए। कंसर्न पर्सन उसमें ट्रेंड होना चाहिए, उससे मतलब एक्वेंटेड होना चाहिए, और इफिशिएंट टू यूज होना चाहिए। और इमरजेंसी प्लान, मतलब एवरीथिंग, जो भी सुरक्षा से संबंधित चीजें, वो सारे मैनुअल को सेट करिए, उसके लिए पर्सन को आइडेंटिफाई करिए, वो पर्सन उसके लिए ओनरशिप ले, और फिर रेगुलर कंप्लायंस, चूंकि इसमें कंप्लायंस मिनट टू मिनट करते रहिए, और उड़ाते रहिए। लेकिन एक बात दिमाग में आई है कि जो एयर ट्रैफिक है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन देखता है? एयर ट्रैफिक उसका हर एयरपोर्ट के आसपास दूर से ही देखते होंगे, टावर सा दिखता है, जी। वो उसको कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जी। वही उसका काम है, जो लैंडिंग स्लॉट से लेकर टेक ऑफ स्लॉट से लेकर के इवन ऑन द वे, कहीं कोई विमान के बीच में कितने डिस्टेंस, कौन सा नेविगेशन, ये सारा कुछ कंट्रोल करने का काम एयर कंट्रोल ATC का है, वो इसको मैनेज करता है। अच्छा। मतलब वो एक तरह से कहा जाए देश भर में करता होगा, हर का अपना अपना एक रेंज है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से चले तो अगला दूसरे ATC के कंट्रोल में होंगे, तो वो एक तालमेल बैठाना, जो पायलट और ATC के बीच में एक तरह से कहा जाए हमेशा कोई ना कोई कनेक्ट बना रहता है। तो ताकि ये पता भी चलता रहे कि विमान कहाँ है, किस है। तो जो भी जिस ATC के दायरे में आता होगा, उसके साथ उसको मतलब कनेक्ट रहना होता है। हर ATC को एक समय पर मालूम होता है कि उसके क्षेत्र में कितने विमान, किस ऊंचाई पर, कौन से देश, मतलब कौन कौन से विमान किस दिशा में, कहाँ के लिए, किस हाइट पर, किस स्पीड से वो जा रहे हैं, ये कंट्रोल करने का काम ATC का है। अच्छा। और इतना सब के बाद जो एयरलाइंस है, उनकी आमदनी का जरिया जो पैसेंजर है, चाहे वो कार्गो का हो चाहे ट्रेवलर हो, और जो दूसरे छोटे मोटे, कई बार जो परमिसिबल वेट से ज्यादा वेट लेके पैसेंजर कभी कभी चले जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब जो भी उनको पैसा मिलना है, ये पूरे सिस्टम में चाहे जितना मिलियन बिलियन जो भी लग रहा हो, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ मनी इज विद द एंड यूजर। चाहे वो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पास जाए, चाहे एयरलाइंस के पास जाए, चाहे गवर्नमेंट के पास फी के रूप में जाए, भाई जो ये कंट्रोलर हैं, जो रेगुलेटर हैं, वो भी एयरलाइंस से कुछ न कुछ रेवेन्यू शुल्क के रूप में लेते हैं। तो ये सबको पैसा फीड करने वाला सोर्स पैसेंजर है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिगो ने उन्हीं को इस बार इग्नोर किया है, सेफ्टी को। अब एयरलाइंस के खर्चे के बारे में भी हम लोग देख लें। एयरलाइन का ये तो मतलब हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, इनकम तो है कि पैसेंजर्स देंगे, लेकिन इनके खर्चे के यदि मद में देखें तो करीब 30% के आसपास इनका खर्चा केवल तेल का होता है। अच्छा।
और इंडियन एयरलाइंस के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि इनका जो पेमेंट इंपोर्ट में मतलब फॉरेन करेंसी में करनी होती है, तो जैसे जैसे इंडियन रुपीज डिप्रिसिएट होता है इनका बुखार बढ़ता है, जो कि इनका कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट बढ़ेगा। तो करीब 30% इनका रनिंग कॉस्ट केवल फ्यूल का है, और डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में करीब 10%, क्रू सैलरीज और वगैरह में करीब 8-9%, मेंटेनेंस रिपेयर मेंटेनेंस में भी करीब 8-9%, एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल एक्सपेंसेस करीब 7-7.5%, ग्राउंड हैंडलिंग वगैरह में 7%, और जो रेगुलर अपग्रेड करने के लिए है जिसमें आईटी है, इंश्योरेंस है, चूंकि केबिन क्रू या और भी तरह ग्राउंड स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, ये सभी जो है उनको में करीब 30-32%। तो ये मेनली इनका जो जिस 100 रुपए यदि खर्चा करते हैं तो 30 रुपया का समझ लीजिए तेल पर खर्चा कर रहे हैं। यदि डॉलर मतलब इंडियन रुपया और डिप्रिसिएट हुआ तो खर्चा थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इस तरह की भाई इनके खर्चे का मद है। इसीलिए यदि जो एयरलाइंस जैसे मान ली इंडियन एयरलाइंस बाहर कहीं मतलब इनका फॉरेन ट्रिप मतलब भी डेस्टिनेशन है, और वहां से भी उनकी इनकम यदि फॉरेन करेंसी में जनरेट होती है तो करेंसी फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है वो सम एक्सटेंट उनकी हेजिंग हो जाएगी उससे। तो अनफॉर्चुनेटली जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उनका सारा का सारा ऑपरेशन डोमेस्टिक है, मतलब उनका रेवेन्यू इंडियन रुपीज में आ रहा है और फ्यूल का एक्सपेंडिचर जो है वो फॉरेन करेंसी में है, और इधर कुछ दिन से चूंकि INR लगातार डिप्रिसिएट हो रहा है तो निश्चित तौर पर उनके प्रेशर उनके प्रॉफिट पर एडवर्स इंपैक्ट तो है। तो आपके बातों से तो ये लग रहा है कि एयरलाइंस से ज्यादा रेवेन्यू एयरपोर्ट से जनरेट होता है और कमाई ज्यादा एयरपोर्ट में है। कुछ हद तक कहा भी सकते हैं, जबकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट वहां पर है और रेवेन्यू यहाँ पर तो बदलता रहता है एयरलाइन। केवल उनका सर वन टाइम इन्वेस्टमेंट एयरपोर्ट ऑपरेटर का नहीं है, रनिंग एक्सपेंसेस भी उनका बहुत ज्यादा है। जो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, मेंटेन करना, वो उन्हीं के जिम्मे है। और कह सकते हैं भाई एक बार लगाए, चूंकि उनका जो बिजनेस है वो बहुत बड़े रिस्क पर नहीं है। मतलब रिस्क तो है सब, बिना रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं है। जैसे फ्यूल का फॉरेन करेंसी में देना पड़ता है, तो इस तरह की चीजें उनके साथ। इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है, जितना एयरलाइंस को बियर करना पड़ता होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, उतना इंश्योरेंस प्रीमियम इनके पास नहीं है। तो जो मेजर 2 कंपोनेंट है उसका, फ्यूल का और इंश्योरेंस का, ये बहुत बड़ा है और ये इनके पास नहीं है। तो ये तो नेचर ऑफ बिजनेस है। लेकिन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एयरलाइंस, और जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनका मेजर रेवेन्यू तो नॉन एयर वाले से आ रहा है, जो रेंटल इनकम है वगैरह अन्य से। तो ये बताइए कि सरकार जो है वो एयरलाइंस को कैसे नियंत्रित करती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे वो सरकारी सेक्टर के हो? अपने नियमों के द्वारा, जैसे जो अपने यहाँ DGCA है या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, राष्ट्र की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, चूंकि है तो ये कमर्शियल भाई, चैरिटी का तो है नहीं, तो उनको भी ये ध्यान रखना होता है कि हम जिस रूट पर जहां पर एयरपोर्ट बना रहे हैं, हर एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी हो, वहां के ट्रैफिक का रिक्वायरमेंट कैसा है। जैसे आमतौर पर आप देखिए दिल्ली मुंबई बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाई होगा, चूंकि वो दोनों एक नेशनल कैपिटल, एक फाइनेंशियल कैपिटल, बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आजकल आप देख लीजिए बेंगलोर जैसे एक सेंटर हो गया जहां पर छोटे शहरों से भी काफी डायरेक्ट फ्लाइट जाने लगी। एक समय था जब कहीं भी जाना हो तो दिल्ली टच करना होता तो वहां जाइए, दिल्ली से वहां जाइए। अब चूंकि बेंगलोर एक ऐसा डेस्टिनेशन होगा जहां पर डायरेक्ट पैसेंजर्स मिल रहे हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट जाने लगे। तो ये सब तमाम कमर्शियल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ये और अपने देश की प्राथमिकता, देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग नीतियां बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं और लाइसेंसेस भी देते हैं एयरलाइंस को। जैसे अभी अमूमन ही कहा जा रहा है ना कि इंडिया में 91%, 92% केवल 2 लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये मोनोपोली या डुओपोली है, इसकी वजह से ओलिगोपोली हो रही है। तो अब शायद कुछ हद तक सही भी 65-66% किसी एक आदमी के पास यदि मार्केट शेयर हो तो इंडिगो की तरह कमांड करने की स्थिति में तो है ही। इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार, रूल्स तो सबके लिए एक समान है, लेकिन ये जो प्राइस में एस्केलेशन न हो, आम जनता को बहुत ज्यादा मतलब शोषित जैसा ना महसूस हो, कोई भी ऐसी स्थिति में ना हो जाए कि हम जो चाहे अपने टर्म डिक्टेट करें। इन सबों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस को लाइसेंस देना और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर, मतलब डेवलप क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में उनकी हेल्प करना। अब धीरे धीरे सरकार से प्राइवेट की ओर माइग्रेट हो रहे हैं कैपिटल इंटेंसिटी की वजह से। तो सरकार को ओवरऑल ये देखना है कि नेशनल इंटरेस्ट हमारा सुरक्षित है, हमारी जनता के जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। जिस आर्थिक प्रगति के लिए एयरलाइंस को स्थापित किया जा रहा है, एयरपोर्ट को स्थापित किया जा रहा है,
पूरा हो और फाइनेंशियली वायबल हो। जी। यदि फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा तो कोई भी, चाहे वो सरकारी सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, लंबे समय तक ऑपरेट नहीं कर सकता है। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट की सब्सिडी से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का सब्सिडी अल्टीमेटली देश के लोगों का हार्ड अर्न मनी और पेड टैक्स है, तो सब्सिडी पर ये नहीं चल सकता। तो हमारे देश में देखिए कंपटीशन एयरलाइंस में बहुत कम है, बहुत कम ऑपरेटर हैं एयरलाइंस के जो हमारे देश में, जिसका देख तो रहे हैं कि इंडिगो का 65% शेयर है। तो क्या ज्यादा एयरलाइंस होने से पैसेंजर को सुविधाएं कुछ अधिक मिल सकती है? क्या क्या मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल साधारण सी बात है कि जहां भी प्रतियोगिता ज्यादा होगी जी, तो वहां पर वास्तविक जो मार्केट ड्रिवन जो प्राइसिंग होगी, क्योंकि हर को सरवाइव करना है, तो अननेसेसरी शोषण करने वाला स्थिति तो नहीं होगी। तो एक सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो एंड यूजर है, उपभोक्ता है, उसके पास विकल्प होगा और अनरियलिस्टिक प्राइस सर्विसेज के लिए शायद उसको ना देना पड़े, क्योंकि वहां पर एक कार्टेल बनाना, वहां पर एक कॉकस बनाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जहां ऑपरेटर कम होंगे तो ये मतलब एडवांटेज ऑपरेटर के पास है और डिसएडवांटेज एंड यूजर के पास है। जैसे सामान्य तौर पर अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि प्राइस निर्धारण में मोनोपोली तो, या अर्थव्यवस्था में मोनोपोली, व्यापार में मोनोपोली तो अस्वीकार्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने एयरलाइंस को लेकर बहुत सी जानकारी दी। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।